नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे यूपी में उपचुनाव अपने अपने दांव। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। तैयारी न सिर्फ उपचुनाव की है बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी है। ऐसे में उपचुनाव के रण में राजनीतिक दलों ने सियासी समीकरण फिट करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 10 सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अब उपचुनाव में न सिर्फ राजनेताओं के अपने अपने सियासी दांव हैं बल्कि सवाल साख का भी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब तैयारी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए ही बेहद अहम है और यही वजह है कि भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव के लिए बीजेपी और सपा के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी कमर कसना शुरू कर दिया और इसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ 10 सीटों की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। बात 2022 के चुनाव की करें तो इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने जीती थी 5 सीटें। 1 सीट आरएलडी को, 3 सीट बीजेपी को और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रह गई कसर को पूरा करने के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश यही रहेगी कि तमाम जीतने वाले कैंडिडेट इन 10 सीटों पर उतारे जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जनमानस के मुद्दों को लेकर उपचुनाव लड़ने को तैयार थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता जनता से संपर्क और संवाद के प्रक्रिया को सतत करते रहते हैं। निश्चित रूप से इन 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता नई जोश और नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच में काम कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। कि आदरणीय अखिलेश यादव जी 10 विधानसभा जो बाई इलेक्शन होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, कम के लिए पहले ही बैठक कर चुके हैं। उन विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं के साथ, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ, जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो समाजवादी पार्टी में चल रही है और समाजवादी पार्टी जैसे ही चुनाव घोषित होगा प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। समाजवादी पार्टी इस बाई इलेक्शन को भी अपने पीडीए फॉर्मूले पर लड़ेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ होगा। हमारी सिर्फ ये है कि हम जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं और मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी तैयारी यही है। इंडिया गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन है। इस देश में संविधान बदलने वाली तानाशाही ताकतों के खिलाफ ये बना है, जनता के हितों के लिए बना है और हम जो आने वाला उपचुनाव है वो मिलकर साथ में बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है उनमें करहल, मिल्कीपुर, कटिहरी, कुंदरकी, मछुआ, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ शामिल है। विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अब 10 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक समीकरण के साथ ही जातीय समीकरण भी कई मायनों में बेहद खास है और ऐसे में बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर पूरा खाका खींच दिया है, तो वहीं गठबंधन के नतीजों से अखिलेश यादव उत्साहित हैं और उपचुनाव के साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में भी हैं। अब इन 10 सीटों के नतीजों से सदन में सपा और बीजेपी को कोई नफा नुकसान न हो, लेकिन दोनों ही दलों के लिए उपचुनाव की हार जीत कई मायनों में खास रहने के साथ ही योगी और अखिलेश के लिए 2027 में होने वाले विधानसभा का लिटमस टेस्ट जरूर होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आखिरकार यूपी में उपचुनाव है और अपने अपने
दांव है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण होगी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी उस झटके से उबर नहीं पाई। लेकिन अब 2027 का इलेक्शन भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होगा और उस महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में जो ये उपचुनाव है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और इसलिए भी क्योंकि शायद इसको एक लिटमस कहा जा रहा है 2027 के लिए, क्योंकि यदि ये 10 सीटों के जो उपचुनाव हैं, यदि आप इनको निकाल ले जाते हैं या आप इसमें प्लस में जाते हैं, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, अभी भी समर्थन है, अभी भी वो वर्चस्व बना हुआ है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर निश्चित तौर पर ये एक साख का सवाल बनेगा कि आने वाले समय में क्या करना है और कैसे करना है। पिछली बार को देखें तो बीजेपी को कम सीटें थी, इन 10 सीटों की ही मैं यदि बात कर लूं तो, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्लस में गई थी। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस उपचुनाव में। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शमशी आजाद हमारे साथ जुड़े हैं। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखेंगे दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में बीएसपी का पक्ष रखेंगे बी सागर जी का भी बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शमशी आजाद जी, आपसे आवाज पहुंच रही है मेरी? बहुत क्लियर शमशी आजाद जी, चलिए, मैं भी आपको बहुत क्लियर सुन पा रही हूँ। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या तैयारी है, कितनी उम्मीदें हैं इस 10 सीटों के उपचुनाव में? नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है। ये आरोप है उनका, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, हमारे लिए एक मैसेज होता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हर दूसरे महीने पार्टी बैठक मंथन और चर्चाओं पर जो जानी जाती है, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने इसी वजह से इसका संगठन मजबूत होता रहता है। क्योंकि जब बार बार आप एक दूसरे से मिलते रहते हो तो कहीं ना कहीं रिश्तों में एक मजबूती आती है, और यही काम में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे सर्वगुण मानी जाती है। अब आप देखें कि अभी 2022 का चुनाव जब आप देखेंगे कि योगी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली थी, तो उस वक्त जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, तो वहीं से ये बात साफ हो गई थी कि अब 2024 के चुनाव पर जो है निगाहें हैं। और वही हुआ कि उसका फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि 2 साल का वक्त था और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 साल मेहनत की, जिसका नतीजा ये रहा कि सीटें भले उत्तर प्रदेश में हम कम लाए हों, थोड़ी सी हर जगहों पर हमारे सांसद हारे जरूर, लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाएगा तो आज भी तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने देश के। अब रह जाती है बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में जो हम 80 सीटें लाने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, कहीं थोड़ी सी चूक हुई भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व सांसद से उनका टिकट काटने की बात की थी, 30 से 40 सांसदों का टिकट बदलने की बात कही गई थी, लेकिन हुआ ये कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको टिकट दोबारा दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो उनसे जनता जो उनके बीच में थी, जिससे वो मिल नहीं पा रहे थे, जो कहीं ना कहीं नाराजगी हो गई थी, तो वो नाराजगी का फायदा विपक्ष ने उठाया। और विपक्ष इसका भी फायदा उठाया कि उनको झूठ परोसा, जो कहा कि संविधान बदल देंगे, जो कहा कि देश से आप लोगों को बाहर कर देंगे, जो दलितों से कहा गया कि आपको परेशान किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक समाज से कहा गया कि आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्लियर नहीं कर पाई और जनता के बीच में, मतदाता के बीच में अपना जा नहीं पाई इस बात को क्लियरिफिकेशन करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा भ्रम की स्थिति रही और उस झूठ का फायदा जो है विपक्ष को मिला और भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान हुआ। लेकिन अब ओवरऑल ये है कि आपने देखा कि हमने जीत की खुशी भले ही अधूरे मन से मनाई हो, लेकिन हार पर मंथन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अभी 2 दिनों पहले भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे संतोष जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय पर लगातार बैठकें चली और उसमें निकल कर ये आया कि अब जनता के बीच में हमको दोबारा से जाना है, सभी जाति सभी वर्गों के बीच में जाना है, दलितों के बीच में भी जाना है, ओबीसी के बीच में भी जाना है, अल्पसंख्यक समाज के भी बीच में जाना है। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई है कि ये बात चल रही है पहली बार कि इस बार उपचुनाव में भी हो सकता हो कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को प्रत्याशी बनाए, अल्पसंख्यक समाज के किसी नेता को प्रत्याशी बनाए, हो सकता है। तो इस पर भी चर्चाएं चल रही है और दलितों के बीच में लगातार जो है बैठकें की जा रही हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दलित और अल्पसंख्यक समाज जो है यही भारतीय जनता पार्टी के जीत का मेन सूत्र बने थे, जिसकी वजह से लगातार 2017 आप विधानसभा ले लीजिए, 2022 विधानसभा ले लीजिए, 2014 जो है लोकसभा ले लीजिए, 2019 की लोकसभा ले लीजिए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही थी तो इन्हीं वजह से जीत रही थी। और विपक्ष जो हार रहा था, उनका वोट बैंक अल्पसंख्यक समाज उनसे खिसक चुका था, उसकी वजह से ये हार रहे थे। अल्पसंख्यक समाज जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूर हुआ था, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। तो विपक्ष कहीं ना कहीं ठीक है। शमशी आजाद जी, 1 मिनट वापस आऊंगी। दारा सिंह जी,
मुझे लगता है कि पिछली बार ये 10 सीटों पर यदि मैं जाऊं, फोकस किया जाए तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। कितनी मेहनत है और इस बार के जो सिनेरियो है, क्या वो बदले बदले से हैं? कोई इम्पैक्ट लोकसभा का भी नजर आएगा? क्योंकि देखिए उपचुनाव है, जो भी स्थितियां, जैसी भी परिस्थितियां बनी हैं, ये 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण होंगी। 2027 के लिए इसे लिटमस की तरह भी देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कितना महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी एकदम सफाई की तरह है, एकदम साफ है, क्लियर है। जिस तरह से चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हम लोग उस चुनाव को लेकर तैयारी में लग। जनता पार्टी में कितना खौफ है, अभी से वो मंत्रियों को लगा दिया, सांसदों को लगा दिया गया है, इनकी टीम जाने भी लगी है सब कहीं पे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे प्रवक्ता जी कि समाजवादी पार्टी ने झूठ फैलाया। भाई, समाजवादी ने कहाँ पे झूठ फैलाया? आपके अयोध्या के प्रत्याशी बोले थे कि आप 400 पार करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए, आप उस पर कुछ नहीं कार्रवाई की। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री के ऊपर आरोप पे आरोप लगते चले आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, प्रधान गृह मंत्री जी से मिलते हैं, उसके बाद उस केस को दबा दिया गया। कई ऐसे केस हैं जिनमें अपराधियों को इन्होंने शरण देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है उसको जनता जान चुकी है, और ये 10 सीटों जो है समाजवादी पार्टी के हक में होंगी, अधिकार में होंगी। और ये चुनाव भी जनता ही लड़ेगी। जहां जहां पे ये चुनाव होगा, वहां के बेरोजगार नौजवान लड़ेंगे, वहां की असुरक्षित महिलाएं लड़ेंगी, वहां के जो आर्थिक कमजोर किसान हैं वो लड़ेंगे, और जो इस समय नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं और जो चप्पल अपनी घींच चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मुझे सिर्फ अपने प्रत्याशी और अपने सिंबल को देना है, बस वहां पे। ठीक है, बी सागर जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। बी सागर जी, कितना महत्वपूर्ण बीएसपी के लिए होगा ये 10 सीटों का उपचुनाव? क्योंकि जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को देखा जाए तो एक कहते ना कि अपने आप में एक बड़े महत्वपूर्ण ये दल हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दल का वर्चस्व खत्म हो गया या बीएसपी खत्म हो गए, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाल ही में लोकसभा हुए, जो सीटें आई, जो नंबर्स आए, वो अलग थे। लेकिन ये उपचुनाव के लिए मुझे लगता है एक स्थानीय रूप पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बीएसपी की क्या तैयारी है और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, दोनों इंडिया गठबंधन, चाहे इंडी गठबंधन चाहे भाजपा गठबंधन, जो 40 दलों से मिलकर गठबंधन लड़ी चुनाव और दमदारी से लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ जो है कई दल में लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, फिर भी तो बसपा में है ही। और रही बात 10 सीटों के चुनाव की, तो हम लोग जहाँ भी हमारे पदाधिकारी वर्कर हैं, सब बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर। चलिए देखिए, पिछली बार के आंकड़े को देखें तो निषाद के खाते में 1 थी। इन 10 सीटों की मैं बात कर रही हूँ, 3 बीजेपी, 5 सपा, आरएलडी को 1। बीएसपी को कहां देखूं मैं? बी सागर जी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। अब हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा है। यदि कोई नंबर्स निकल के आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बसपा के लिए बहुत अच्छे होंगे। लेकिन शमशी आजाद जी, एक बार वापस आपका ही रुख करूंगी। ये जो 5 और 3 के नंबर्स आए, ठीक है, आप समझिएगा 10 में से मैं अभी निषाद आरएलडी को एक तरफ करती हूँ, क्योंकि बीएसपी भी कह रही है हम भी बहुत कुछ इसमें से निकाल कर लेकर जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। क्या सीटों का व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ा, कैंडिडेट का प्रभाव पड़ा इस उपचुनाव के लिए, जो पिछली बार ये नंबर था, और उसमें कितना बदलाव इस बार देखेंगे? नहीं, हमने बताया ना कि जो उपचुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गंभीर है, और लगातार जो बैठकें की जा रही है, तो इस पर भी निगाह हम पूरी तरीके से बनाए। जो आने वाला 10 सीटों पर चुनाव, जिसमें हमारे पास 3 सीटें थी और 2 हमारे सहयोगी दलों के पास थी, तो ओवरऑल 5 सीटें थी। हम इन सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हम 10 सीटों पर पुनः इस पर अगर कब्जा हम कर लेते तो 2027 के लिए हमारा मैसेज बिल्कुल साफ चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में तीसरी बार केंद्र में, जिस तरीके से 3 बार भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बनाए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है। योगी जी का भी लक्ष्य है, भूपेंद्र चौधरी जी का भी लक्ष्य है, और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का भी लक्ष्य है
कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से जो है तो लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, अभी से मंथन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया जा रहा है। आप देखें कि अभी जुलाई के अंत में ही हो सकता हो कि हमारे यहाँ सदस्यता अभियान भी चलाया जाए, उसके बाद संगठन में बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगी, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है कि उनके पास कुशल संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक हैं। और होता भी यही है कि हमारा पन्ना प्रमुख भी जो होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से लगातार टच में रहता है, मीटिंगें होती रहती हैं, कभी वर्चुअल मीटिंग, कभी फेस टू फेस मीटिंग, कभी सभा के जरिए, कभी मिशन के जरिए, कभी योजनाओं के जरिए, कभी यात्रा के जरिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, एक पार्टी है कि जो सत्ता में रहते हुए भी लगातार जनता के बीच में जाने के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आती है। तो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर एक ताजा अभियान चलाया है कि जो सरकारी योजनाएं रुकी हुई थी उनको पुनः से चालू किया जाए और दुगुनी रफ्तार के साथ कि अगर एक साल में 5 लाख मकान दिए जाते तो उनको दुगना करके 10 लाख मकान दिए जाए। और इस बार सबसे ज्यादा फोकस जो है तो वो जो है दलितों पर और अल्पसंख्यक समाज पर है कि इनको जो है जो ये विपक्ष की तरफ अगर चले जाते हैं तो इनको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी कमजोरी जरूर होती है, थोड़ी सी निराशा जरूर होती है। तो इनको भी कहीं ना कहीं से साधने के लिए लगातार इनके बड़े नेताओं के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है, इनके नेताओं के साथ बैठक कर रही है, लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी मंथन हो रहा है कि जो 2024 का चुनाव था तो उसको भी कहीं ना कहीं साधने की बात की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे सांसद क्यों हारे, तो दोबारा से उनकी वो गलती कम से कम भारतीय जनता पार्टी न दोहराए। इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों से और जनता से सबसे मिलने का काम कर रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि एक आदमी फैसला करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2024 का चुनाव भी जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है तो उसके पहले बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ मंथन करने के बाद। लेकिन समाजवादी पार्टी में कहीं से भी एक सभा, एक मीटिंग नहीं की गई। जिसको चाहा गया, जिसने बोली लगाई सबसे ज्यादा उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, जो माफिया सबसे बड़ा दिखा उसको टिकट दे दिया, जिसके ऊपर मुकदमा सबसे ज्यादा दिखा। तो शमशी आजाद जी, हो सकता है ऐसी कोई बैठक हो रही हो जिसके बाद में आपको नहीं बताया गया हो, ये भारतीय जनता पार्टी के पास इनपुट ना हो। देखिए वो तो व्यक्तिगत एक अपना दल है ना, उनको यदि जो बैठक करना है, जो मंथन करना है, उनकी स्ट्रैटेजी कहाँ किस कमरे में बन रही है अपन को क्या पता। मैं आपसे पूछा हूँ, आप पत्रकार है, आपके चैनल पे तो हमने नहीं देखा कि सपा कार्यालय में बैठक चल रही है, कि कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। और तो आप उसके लिए इतना चिंतित क्यों हैं? उनको यदि लगता है कि उन्हें जिसे टिकट देना है वो ऐसे ही दे देंगे। मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर सिर्फ एक क्षेत्र राज चल जाता है, वो पार्टी नहीं, वो परिवारवाद है। और आपने देखा भी होगा कि जो सबसे ज्यादा मजबूत, अगर उनको ये लगेगा कि आज लखनऊ सबसे ज्यादा मजबूत है तो उनके परिवार का कोई आदमी जहां से लड़ेगा, ऐसी जगह पर उनके परिवार का आदमी नहीं लड़ता कि जहां पर मेहनत करना पड़े, जहां पर जरा से भी हार की गुंजाइश होती है, वहां पर अखिलेश परिवार का आदमी नहीं लड़ता। ये बात तो कम से कम आप कह सकती हैं कि परिवार के आज उनके 5 सांसद हैं, तो इस पर आरोप हम लगाते हैं तो उसको अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है, हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये परिवारवाद की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनेंगे, स्टार प्रचारक खुद बनेंगे, मुख्यमंत्री की बात होगी खुद बनेंगे, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष की बात होगी खुद बनेंगे। तो हर कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव रहेंगे। अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में अगर आप समाजवादी पार्टी के किसी नेता प्रवक्ता से पूछेगा कि अपने 10 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का नाम बताओ, प्रदेश स्तर का नाम बताओ, मैं चैलेंज के साथ आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ कि उनका कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी जो है वो भी 10 नेताओं का नाम नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं दारा सिंह जी से पूछ लेती हूँ। दारा सिंह जी बहुत चिंतित है, चिंतित भी नहीं कहूंगी, वो कह रहे हैं कि मैं चिंतित कह दूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा, चिंतित भी नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी की अपडेट्स बहुत है, अपडेट्स बहुत है। सर मीटिंग कहाँ हुई सर? बहुत छुप छुप के भी चीजें होती है, पता नहीं चलती, बाद में खुलती है, लेकिन छुपा छुपाई बहुत चलती है, राजनीति है। राखी जी, सबसे पहले मैं काबिल दोस्त जी ये जानते होंगे कि जिसके पास परिवार होता है वो परिवार के साथ रहता है, और जिसके पास परिवार है परिवार का कदर क्या जाना है। ठीक है, गलत बातों की बात करिएगा, जो भी एक मिनट शमशी आजाद जी, एक मिनट रुकिए। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, अब वो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। परिवारवाद की बात आपने निकाली ना सर। अगर कैंडिडेटर बैठ जाता तो मैं शुरू कर दूंगा, फिर भागोगे कपड़े फाड़ोगे, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब नहीं दे पाते। अभी आप अपराधियों की बात कर रहे थे, अजय टैनी क्या भारतीय जनता पार्टी के फूफा थे या ब्रजभूषण सिंह मामा हैं? कौन थे ये? अपराधी हैं। और किस अपराधी पे आपने केस कर दिया, किसको जेल भिजवा दिया?
आप हाथरस केस अभी उजागर कर रहे थे, आप बताइए वहां का डीएम सस्पेंड हुआ, एसपी को सस्पेंड किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मोटी वो अटैची जो है आपके लखनऊ आ चुकी है और लखनऊ से दिल्ली भी पहुंच चुकी है। ठीक है, शमसी आजाद जी। दूसरा, परिवार पे कभी मत आना। परिवार ओम प्रकाश राजभर का है जो 3 लोग लेके घूमते, और अमित शाह का भी परिवार है जो खुद गृह मंत्री बने हुए हैं और अपने बेटे को किसमें रखे हुए हैं अध्यक्ष बनाकर। ठीक है, ये चीज मत बोलना करिए। परिवार जिसके पास है वो परिवार के साथ ही रहेगा। अभी परिवार में फूटन होगी तब भी आप लोगों को टेंशन होती। और दूसरा चीज, मीटिंग रोज होती होगी। हम आप लोगों की इतना गीता नहीं गाते हैं। हमारा काम है समाज के आवाज उठाना, देश की आवाज को उठाना, और आपका काम है उस आवाज को दबा देना। आपका काम है लोगों को मिटा देना। आपका काम है बलात्कारियों को माला पहनाना। आपका काम है हत्यारों को ले जाकर रोड शो कराना। ठीक है, और दूसरी बात आप बता दीजिए कि आप कहे थे किसान जो निधि होती है अभी तक क्यों नहीं दिया? किसी किसान को दिया? आपने किसान को बिजली का बिल जो मीटर लगा दिया, उनके वहां लूट मची हुई है। दूसरा, आपने कहा कि हम मतलब दुगने दाम कर देंगे, आपने 10 किलो खाद कम कर दिए। आप कहां से जनता को राहत दे दिए? और बात करोगे समाज की, देश की, बरसात से बचने की औकात नहीं, बात करोगे महंगाई कम करने की, सुन लिया करो। और दूसरी चीज बता दें, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बराबरी कर ले या उनके उतना काम कर दे। सरकार आपकी है। अभी कल भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने बच्चों को फीस जमा करने के लिए चेक काट के दिए हैं। चलिए, अभी जितनी हत्या, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है दारा सिंह जी, आपको भी मैं बोलूंगी, बात बराबरी की नहीं हो रही है, बात काम की हो रही है, बात पूछ परख की हो रही है। देखिए, जिसका काम अच्छा है, जो जनता के बीच में बहुत अच्छा है, उसकी पूछ परख होगी। दिखावटी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती सर, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। आप समझिए, आप उन पर आरोप लगाइए, वो आप पर आरोप लगाए, पर जो सच्चाई है वो तो नहीं छुपी ना किसी से। सच्चाई छुपाने के नहीं, हमारा कहना है कि आप, जनता ने आपको चुना है, आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप सेवा कीजिए जनता की, किसान की मदद कीजिए, आप बच्चों का मदद कीजिए। वो नहीं करोगे, आप वहां नेहरू जी पर चले जाएंगे, कभी गांधी जी पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है 1 मिनट। बी सागर जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, यहाँ तो मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष, और जिस तरीके से इनकी बात है, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, वो जिस तरीके से नंबर्स लेकर इस लोकसभा में आई है, उसका ग्राफ बढ़ा है। और ये जो 10 सीटें, जहां तक उपचुनाव की बात है, बहुत डिफरेंस है देखिए दोनों चीजों में। और निश्चित तौर पर जो जितने नंबर लेकर जाएगा उसका वजनदारी उतनी बढ़ेगी, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में आप, जहां तक बीएसपी का मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था, कौन सा फैक्टर आपको लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 10 उपचुनाव सीटों के लिए? देखिए, इस समय या पहले से ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार रही। 4 बार के सरकार में हमेशा स्वजन हिताय स्वजन सुखाय पर आधारित हमारी सरकार चली, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी वो ठोस काम किया। और ये सब पार्टियां झूठा वादा और तमाम तरह के जो है बातें कर करके, दिग्भ्रमित करके वोट तो ले लेती है, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो संदेश ठोस रहता है। तो आने वाले समय में उनके जो काम जो उन्होंने 4 बार के शासनकाल में किया सर्व समाज के हित में, उसके आधार पर जनता और लोग याद कर रहे हैं, कानून का राज याद कर रहे हैं। उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये तो खैर आने वाले वक्त की बात होगी कि कौन कितना भारी होगा और कौन किस पे भारी होगा। मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। मुझे लगता है जो सीटें हैं, उन सीटों में अपना क्या एक वजूद है, क्या मुख्य रूप से वहां का समीकरण है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट कौन है, इन सारी चीजों पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मंथन की जरूरत पड़ेगी। एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया शमशी आजाद जी आपसे ही। मुझे लगता है, कहते हैं ना कि जिसकी सरकार होती है चुनौती बहुत होती है, ये हर बार हमने देखा है। तो क्योंकि इस बार नंबर्स कम भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, इसलिए सवाल उनसे ज्यादा होते हैं कि अब ये जो आंकड़ा 10 सीटों का है, और पिछली बार जो 3 पे रुके थे आपने, क्योंकि जो गठबंधन दल है उनको भी गिन लिया, मैं मान लेती हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि मैं भारतीय जनता पार्टी को गिनूं तो क्या लगता है कितनी सीटें 10 में से निकलेंगी? 10 में से 10 सीटें लाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का, और इस पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन चिंतन बैठक लगातार कर रही है। और निश्चित तौर पर
जिस दिन आप देखेंगे जो प्रत्याशियों का चुनाव किया जाएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी आएंगे जिनको जनता खुद जिताकर विधानसभा में ले जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि यहीं से जीत की शुरुआत करे ताकि 2027 का जो उनका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करने के लिए ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भर जा सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख से राष्ट्रीय स्तर तक का जो नेतृत्व है, जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है, जो नेता है, वो लगातार इसे पर मंथन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत से मजबूत किया जाए ताकि विपक्ष की जो चालें हैं, विपक्ष की जो साजिशें हैं, जो उनका झूठ है, उसको जो है नाकामयाब किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 का हमारा मिशन है। हम उपचुनाव का सिर्फ मिशन लेके नहीं चल रहे हैं, तो बहुत कुछ आधारित है उस उपचुनाव पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कोई गलती नहीं करना चाहती और वो चाहती है कि 10 की 10 सीट लाकर हम उत्तर प्रदेश में एक मैसेज दें ठीक है, और 2027 का रास्ता अपना आसान करें। समय हो गया, रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब ये तो देखिए तैयारी है, उपचुनाव है और मुझे लगता है अपने अपने दाव इन लोगों के हैं। जनता क्या निर्णय देती है और कौन सा इनका फैक्टर काम करता है, वाकई में जो नंबर्स बिगड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में, क्या यहां से सुधार होता दिखेगा? जो भी होगा, आने वाली 2027 का जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उसकी तस्वीर को जरूर कहीं ना कहीं साफ करता नजर आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।